इजी फिजिक्स के साथ मैं वॉस नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हमने फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ और फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम जो था उन तमाम की वीडियोस की हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप उन वीडियो को लाजमी देखेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है ये हमें क्या स्टेट करता है, इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सिस्टम को डिफाइन करेंगे, फिर हम आइसोलेटेड सिस्टम को देखेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट बयान करेंगे और फिर इसके बाद हम एग्जांपल्स देंगे आपको। कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को मैथमेटिकली प्रूव भी करने वाले हम आज, और मैं आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो किस लेवल तक जो है वो वैलिड है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कुछ अहम क्वेश्चंस होंगे वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिस्टम देखते हैं। व्हाट इज सिस्टम? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। एक सिस्टम जो होता है वो ग्रुप ऑफ बॉडीज होती हैं जिनकी सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। यानी अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक मेरे पास बॉक्स है और इसके अंदर मैंने दो बॉल्स रख दी हैं ऐसे करके, एक का मैस m1 है और दूसरी का मैस m2 है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सिस्टम है। ये क्या है, ये एक सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक बैलून है तो इस तरह से ये भी क्या कर रहा है, ये भी एक सिस्टम को फॉर्म कर रहा है। एयर इसके अंदर हमने भरी हुई है, एयर और बैलून मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम जिसकी सर्टेन बाउंड्रीज होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यानी एक सिस्टम, ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज होती हैं जिन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती। यानी जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया बाल्स हैं तो बाहर से इन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। जैसे गाड़ी के अंदर, आप कार के अंदर जा रहे हैं तो कार के अंदर ही आपको ब्रेक सप्लाई करनी पड़ती है। बाहर से कोई बंदा कोई ऐसे करे, सीट को पकड़ सकता है? बाहर से नहीं पकड़ सकता। कार की बाहर वाली साइड पे कोई बंदा ऐसे जोर लगाता रहे तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होती हैं वो एक्ट नहीं करेंगी। यानी अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं करती। जैसे एक हम सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर जो है उसको हम गैस से भर देते हैं और गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे। तो ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये भी एक सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बनेगा हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक जुदगाना निज़ाम हमारे पास ये बन जाता है। अब हम डिफाइन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये फिजिक्स का एक बुनियादी लॉ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या स्टेट करता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। मोमेंटम क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी था, और मोमेंटम डिपेंड किस पे करता था? मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता था। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज, टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। के मोमेंटम जो होता है, दो या दो से ज्यादा बॉडीज जो इंटरेक्टिंग है तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, मैंने आपको बता दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है। तो द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट, कि उनका मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो मैं इस चीज के बारे में जो है वो स्टेट करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या स्टेट करता है ये मैंने आपको बताया। अब एयर फील्ड बैलून के, एक बैलून है उसके अंदर हमने क्या कर दिया जी, एक बैलून के अंदर हमने एयर को फिल कर दिया है। ये समझे जी, बैलून को एयर से फिल करके यहां से मैंने टाई कर दिया है।
अब बैलून में से बैलून जब ऊपर को जाएगा तो किस वजह से जाएगा, क्योंकि एयर इसके अंदर जो हमने भरी हुई है वो रशिंग आउट होगी, वो उसमें से बाहर आएगी नीचे को, और एज ए रिजल्ट बैलून जो है उसकी एयर जो है वो क्या करेगी, वो मोमेंटम को गेन कर लेगी। तो मोमेंटम गेन करने की वजह से एयर तो नीचे को रशिंग आउट हो रही है, एज ए रिजल्ट बैलून जो है वो ऊपर को जाएगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी हमने आपको बताया था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, कि एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की होती है। तो इस तरह से इनका मोमेंटम जो हमने क्या बोला कि इनिशियल मोमेंटम और इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट है कि इनिशियल मोमेंटम पी आई जो बॉडी का होता है वो बराबर होगा फाइनल मोमेंटम पी एफ के, यानी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर बराबर रहते हैं सिस्टम के तो इसको भी हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है। तो इनिशियली बैलून अगर रेस्ट में था तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, फिर जीरो होगा, और जब बैलून एयर नीचे को आएगी तो बैलून क्या जाएगा, बैलून ऊपर को जाएगा। तो जब बैलून ऊपर को जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, अब एयर जो इसमें से कमिंग आउट होगी पोजेस सम मोमेंटम, तो उसके बाद टू कंजर्व मोमेंटम द बैलून मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून क्या जाएगा, बैलून अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके जाएगा। अब अगर हम मोशन की बात करें रॉकेट की मोशन की, तो रॉकेट मोशन है या जेट इंजन आल्सो वर्क on the same principle in these machines. Hot gas is produced by the burning of fuel rushing out with large momentum. The machine gain an equal and opposite momentum. This enable them move with very high velocities. आप देखें अगर ये मेरे पास एक रॉकेट है, अब रॉकेट की मोशन जो है वो भी इसी टाइप की होगी। अब रॉकेट के अंदर से जो गैसेस हैं वो क्या होंगी, रॉकेट के अंदर से गैसेस रशिंग आउट होंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसकी वजह से रॉकेट जो अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, रॉकेट अपने मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जिधर को गैसेस निकल रही हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो ये थी रॉकेट की मोशन। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ बुलेट एंड गन्स। बुलेट और गन्स में क्या सिस्टम है वो भी हम देखते हैं, उसके बाद हम बाल्स की मोशन को भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो भी हम साबित करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ बुलेट एंड गन। अब एक अगर हमारे पास सपोज करें आप, ये हमारे पास है जी एक गन। अब गन का आपने ट्रिगर जो है वो दबाया तो गन में से बुलेट का होगी, गन में से बुलेट जो होगी वो आगे को जाएगी और एज ए रिजल्ट गन पीछे को रिकॉइल करेगी, गन पीछे को झटका लगाएगी। अब क्या होता है कि अगर बुलेट जो है, बुलेट का मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट अगर हम बात करें तो वो होगा mv के बराबर, और मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा, मोमेंटम ऑफ गन, गन का मोमेंटम क्या होगा, वो होगा mv के बराबर। याद रखिएगा ये स्मॉल m से बुलेट के मैस को और वेलोसिटी को v से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कैपिटल M से गन का मैस और जो वेलोसिटी उसकी है ये बड़ा करके मैंने इसको लिखा है। तो ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी गन की है जो उसने रिकॉइल करना है, जो उसने पीछे को झटका लगाना है, यानी इसकी वेलोसिटी ये है और ये इसका मैस है। इस तरह से गन का मैस जो है उसको हम कैपिटल M से और गन की वेलोसिटी जो है इसको कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इनिशियल मोमेंटम अगर हम बात करें तो इनिशियल मोमेंटम, ये भी स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिखना है तो आप लिख लें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम। के इनिशियल मोमेंटम किसी सिस्टम का वो बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम के, यानी में किसी भी सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो बराबर किसके होगा, फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। अब अगर हम इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम की बात करें तो क्योंकि
गन की जो गन पहले थी, बुलेट थी, उसके अंदर हमने डाली, वो रेस्ट में थी। तो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम p इज इक्वल टू किसके इज इक्वल होता है, मोमेंटम p इज इक्वल टू mv के बराबर होता है। अब अगर वेलोसिटी ही जीरो होगी तो मोमेंटम जीरो है, क्योंकि गन रेस्ट में थी। जब गन रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम क्या हो गया जी, जीरो। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हम गन का मोमेंटम और बुलेट के मोमेंटम को सम कर देंगे। मोमेंटम को हम जानते हैं कि मोमेंटम p इज इक्वल टू mv के बराबर होता है, हम गन और बुलेट के मोमेंटम का सम कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास फाइनल मोमेंटम, जो के बराबर होगा mv प्लस हमारे पास आ जाएगा mv। ये हमारे पास mv जो है ये मोमेंटम ऑफ गन है, और ये वाला mv जो है ये मोमेंटम ऑफ बुलेट है, यानी ये बुलेट का गोली का मोमेंटम है। अब अगर हमने इसमें से गन की वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो ये वाला प्लस वाला उठा के आप इस साइड पे ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस वाला, और यहाँ पे कैपिटल M और कैपिटल V रह गया। अब हमने गन की अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो माइनस m बाय कैपिटल M होगा और साथ क्या आ जाएगा V। यानी इस तरह से ये मैथमेटिकली फॉर्म आई है। नेगेटिव साइन इंडिकेशन कर रहा हमें कि गन पीछे को रिकॉइल करेगी। अब गन का मैस लार्ज क्यों बनाते हैं, गन का मैस लार्ज इसलिए रखते हैं ताकि वो पीछे को रिकॉइल कम करे, और गन इसीलिए पीछे को कम रिकॉइल करती है क्योंकि उसका मैस लार्जर होता है, और बुलेट की स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसलिए नीचे ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी वैल्यू है, आंसर छोटा आएगा। लेकिन स्पीड जो बुलेट की है उसके साथ जब ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो उसको वैल्यू को क्या कर देगी, बड़ा कर देगी। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसकी रेशो जो है वो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि उसकी जो रिकॉइल है गन पीछे को रिकॉइल करेगी, तो इस वजह से उसका झटका कम लगेगा अगर गन का मैस जो है वो ज़्यादा है। अब ये थी मैथमेटिकली फॉर्म, हमने गन और जो है बुलेट की जो है आपको एग्जांपल दी है कि गन और बुलेट की एग्जांपल में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, चले वो मैं अब साथ साथ बताता जाता हूं आपको। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल व्हाई, जब गन को हम क्या कहते हैं फायर करते हैं उसमें से, तो ये पीछे को रिकॉइल किस वजह से करती है। As the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires some momentum to conserve the momentum of the system. The gun recoil. अब मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ही गन पीछे को क्या करती है, रिकॉइल करती है, यानी बुलेट शूट करती है, आगे को तेजी के साथ निकलती है। इस वजह से गन पीछे को रिकॉइल करती है क्योंकि वो अपना मोमेंटम को क्या करती है, कंजर्व करती है। और मोमेंटम कंजर्व इसलिए रहता है क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करेगी तो इस वजह से मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां पे बनता है, व्हाई द रिकॉइल ऑफ गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो इसकी रीजन ये मैंने आपको बता दी है कि किस वजह से होता है, बिकॉज इक्वेशन जो हमें किस चीज का इंडिकेशन कर रही है कि recoil velocity v of the gun depend upon the ratio of the mass of the bullet to the mass of the gun. Since mass of the gun is much larger than the bullet, therefore their ratio is very small. इनकी रेशियो स्मॉल रहेगी, thus the recoil of the gun is much smaller than the velocity of the bullet. तो इसलिए बुलेट की वेलोसिटी से इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, हमारे पास स्मॉल ही आएगी। और अगर आपके माइंड में ये हो कि वेलोसिटी तो बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा होगी, तो ये वाला वैल्यू छोटी आएगी, मल्टीप्लाई होकर उसको बड़ा करेगी, लेकिन माइनस में आ गई, तो माइनस में चीज़ क्या होती है, छोटी होती है। तो इसलिए ये रिकॉइल करने की वजह से इसकी स्पीड जो है गन की, वो मैस उसका ज़्यादा होने की वजह से जो दोनों के मैसेज में रेशो है, तो इस वजह से रिकॉइल की स्पीड क्या होती है, कम होती है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ द बुलेट किस वजह से लार्जर होती है, वो इस वजह से लार्जर होती है बिकॉज उसका मैस कम है, तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में भी एक चीज़ पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है और एक्सेलरेशन इनवर्सली टू प्रोपोर्शनल टू मैस होती है। अगर मैस कम आ तो बॉडी ज़्यादा एक्सेलरेट होगी, अगर मैस ज़्यादा है तो बॉडी कम एक्सेलरेट होती है। तो इस रिलेशन से भी आपको इस बात को समझ जाना चाहिए। तो इस तरह से ये एक जो बुलेट की एग्जांपल मैं आपको दे रहा था, इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट ऑफ रॉकेट जो है वो भी इसी तरीकाकार से चलता है। और उसके बाद अब बहुत ही अहम मैथमेटिकली फॉर्म जो इसकी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लाइट ऑफ रॉकेट एंड जेट इंजन जो है वो सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि क्या होता है कि रॉकेट जो होता है वो उसके अंदर गैसेस होती हैं, तो जब गैसेस जलती हैं तो इस वजह से क्या होता है, रॉकेट गेन मोर एंड मोर स्पीड, रॉकेट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेट होता है, ज़्यादा स्पीड हासिल कर लेता है। और इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है
बिकॉज हम देखते हैं ये रॉकेट है, इसके अंदर गैसेज होती हैं, गैसेज जलती हैं, तो गैसेज का भी कुछ मैस होगा और गैसेज का मैस है और गैसेज की वेलोसिटी भी है, तो ये इसका मोमेंटम है। और उसके बाद जो रॉकेट का मैस है और रॉकेट ऊपर को जा रहा है, इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो इसलिए ये दोनों का मोमेंटम का रिलेशन, जैसे अभी मैंने बुलेट वाला आपको निकाल के दिखाया है गन का, तो इसी तरह से हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी निकाल सकते हैं। यानी गैसेज नीचे को रशिंग आउट होंगी और एज ए रिजल्ट मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट जो है इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ गैसेज जो है वो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी बाल्स की मोशन को, मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो हम देख लेते हैं इसकी, और हम साबित करते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब हमारे पास ये दो बाल्स हैं, एक बाल जो है उसका मैस m1 है और दूसरी बाल जो है उसका मैस जो है वो m2 है। बाल ऑफ मैस m1 जो है इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास है, बाल ऑफ मैस m1 इसकी वेलोसिटी हमारे पास है जी u1 और इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, इसकी वेलोसिटी u2 है। ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। अब बिफोर कोलिजन क्या है कि बॉडी जो हमारे पास है, एक का मैस m1 है और दूसरी का मैस जो है वो हमारे पास क्या है, m2 है, और वेलोसिटीज इनकी क्या है, u1 और u2 रिस्पेक्टिवली इनकी वेलोसिटीज है। अब u1 वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है u2 वेलोसिटी से, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मैस m1 ज्यादा स्पीड से मूव करता है, किससे, मैस m2 से, तो इसलिए ये इसको अप्रोच कर लेता है, यानी इसके साथ पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से इनकी हेड ऑन कोलिजन होती है। मैस m1 जो है वो कोलाइड करता है किसके साथ, मैस m1 जो है वो बॉडी ऑफ मैस m2 जो है उसके साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इनका मैस तो कंजर्व ही रहेगा, बट ये इनकी वेलोसिटीज जो हैं उनको हमने रिप्रेजेंट कर लिया है जी अब v1 और v2 से। क्या होगा कि पहले इनकी बिफोर कोलिजन जो है इनकी वेलोसिटीज u1 u2 थी, मैस m1 m2 था, तो मैस कंजर्व ही रहा। वेलोसिटीज में जो चेंजिंग आने वाली है उसको हम देख लेते हैं। तो v1 वेलोसिटी और इसकी v2 वेलोसिटी है, और इन द स्ट्रेट लाइन में फिर ये बॉडी मूव करने लग जाएगी। ये क्या है, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन था, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये मोमेंटम यानी p से रिप्रेजेंट करता हूं आफ्टर कोलिजन है। ये क्या है, आफ्टर कोलिजन। ठीक है जी। अब इनको हम देखते हैं कि इनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम है, वो हम देखते हैं कि इनका इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा और इनका फाइनल मोमेंटम जो है हमारे पास क्या बनने वाला। अब हम देखते हैं अगर, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हम दोनों मैसेज m1 और m2 का देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 देख लेते हैं और उसके बाद इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m2 देखेंगे। इनिशियल मोमेंटम जो हमारे पास होगा, यानी p इनिशियल यहाँ पे लिख देता हूँ, p इनिशियल मोमेंटम ऑफ p इनिशियल मोमेंटम इनिशियल ऑफ मैस जो हमारे पास है मैस m1 इज इक्वल टू किसके होगा, ये होगा m1 u1 के होगा। यानी जो हमारे पास p इनिशियल मोमेंटम है बॉडी का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस m1 जो है वो हमारे पास क्या है, m1 u1 है। इस तरह से p इनिशियल मोमेंटम जो है ऑफ मैस m2 हमारे पास वो क्या होगा, m1 u2। बिकॉज हम जानते हैं कि मोमेंटम जो है वो हमारे पास किसके बराबर था, मोमेंटम होता था p इज इक्वल टू mv। अब यहाँ पे इसका मैस और वेलोसिटी प्रोडक्ट बन गया, तो ये मोमेंटम इनिशियल, और दूसरी बाल का, ये बाल ऑफ मैस m1 का है, दूसरी बाल ऑफ मैस m2 का मोमेंटम क्या है, p इनिशियल ऑफ मैस m2 m2 यहाँ पे आएगा, m2 u2 हमारे पास आ गया। अब अगर हम इनका टोटल मोमेंटम जो है, टोटल इनिशियल मोमेंटम देखें, टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारे पास क्या आ जाएगा कि दोनों मोमेंटम जो बाल ऑफ मैस m1 और m2 का है इसको जमा कर लो, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 हमारे पास आ गया। यानी ये हमने मोमेंटम हासिल कर लिया है बिफोर कोलिजन, जो मोमेंटम बाल ऑफ मैस m1 और m2 को हमने क्या कर लिया, जमा कर लिया। अब हम देखते हैं
मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, तो इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास, अब पी एफ लिख देता हूं, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m1, ऑफ मास m1, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, m1 v1 के होगा, और p फाइनल मोमेंटम ऑफ मास m2 किसके बराबर होगा, m2 v2 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम हम जमा कर सकते हैं, टोटल फाइनल मोमेंटम। अब अगर हम टोटल फाइनल मोमेंटम जो है वो देखते हैं तो वो किसके बराबर आएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम होगा, इन दोनों फाइनल मोमेंटम का बॉल ऑफ मास m1 और m2 को आप जमा कर दें तो आपके पास आ गया m1 v1 प्लस m2 v2 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन फिगर्स को रेज कर लेते हैं ज़रा। हमने आपको एक बताया था डेफिनेशन स्टार्ट पे, एक तो डिफाइन जो है वो थी कि द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू आर मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। टू इंटरेक्टिंग बॉडीज जो है उनका मोमेंटम क्या रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होगा बॉल्स का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा, मतलब मुस्किल रहता है। टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी मोमेंटम बॉल्स का टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इज इक्वल टू रहेगा। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल्स लिखना है तो लिख लें आप, कोई ऐसी बात नहीं है। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या था हमारे पास, ये टोटल इनिशियल मोमेंटम है, मैं लिख देता हूं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू किसके आ गया, टोटल फाइनल मोमेंटम के m1 v1 प्लस हमारे पास क्या होगा m2 v2 के बराबर होगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे हमने ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होता है टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहता है हमारे पास, ये कंजर्व रहता है, ये मुश्किल रहता है। तो इस तरह से आपको एक और डिफाइन मिल गई है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो क्या रहेगा, वो बराबर रहेगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल्स आफ्टर कोलिजन, ये बराबर रहेंगे। यानी m1 u1 प्लस m2 u2 का जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 का, दोनों आंसर बराबर आएंगे। तो इस तरह से हमने ये चीज मैथमेटिकली साबित कर दी है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो होता है वो क्या रहेगा, बॉल्स का कंजर्व रहेगा, मतलब मुश्किल रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आने वाली। अब उसके बाद एक चीज जो यहां पे है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज यूनिवर्सल लॉ। एक बड़ी अहम बात है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है ये यूनिवर्सल लॉ है। इट इज ट्रू फॉर माइक्रो लेवल टू माइक्रो लेवल एंड हैज वास्ट एप्लीकेशन। यानी ये माइक्रो लेवल छोटे पैमाने और बड़े पैमाने दोनों पर ही, ये दोनों के लिए ट्रू है और ये एक यूनिवर्सल लॉ है। ये बात आप ज़हननशीन कर लें कि ये एक यूनिवर्सल लॉ है और ये माइक्रो लेवल और माइक्रो लेवल दोनों के लिए ये ट्रू है, यानी दोनों के लिए ये सही साबित होगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो मैंने आपको जो है बता दिए थे साथ ही। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बुलेट और गन की एग्जांपल आपको दिया है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के असूलों पे काम करते हैं। रॉकेट एंड जेट इंजन जो है वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करते हैं। बैलून फ्लाई इन द एयर, बैलून फ्लाई इन द एयर, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मोमेंटम उसके प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे जो हवा के अंदर उड़ते हैं वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो है इसी के प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करते हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा बड़ा ही अहम टॉपिक था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उम्मीद है आपको समझ आया होगा और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये पेपर के
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेक्टर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।